हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसे हम IBS भी कह सकते हैं। ओके, सो ये जो पूरा टॉपिक है ये मैंने डेविडसन बुक से ही लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन: अ फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर characterized by chronic abdominal pain or discomfort with altered bowel habits in the absence of structural pathology। इसका मतलब ये है कि GI का एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर बहुत लंबे समय से आपके एब्डोमिनल के अंदर पेन देखने को मिलेगा। उसके साथ में एब्डोमिन में डिस्कम्फर्ट रहता है। जो बोवल हैबिट्स होती हैं अपनी, उनमें थोड़ा अल्टर्ड देखने को मिलेंगी, वो थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा उनके अंदर, बट कोई भी स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी जो होती है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है फिर स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होती है। ओके, सो यही हमारा इरिटेबल बोवल सिंड्रोम होता है। मतलब हमारा जो बोवल है वो इरिटेट हो गया है, वो इरिटेबल हो गया है, अल्टर्ड हो गया है, दैट इज इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। अब एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये 10 से 20% लोगों के अंदर देखने को मिलती है। फिर सेकंड जो है, ये यंग वुमेन्स को 2 से 3 टाइम ज्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के अंदर 2 से 3 टाइम ज्यादा देखने को मिलती है। A significant proportion of these patients have a history of physical और sexual abuse। जब बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया तो उनके अंदर ये देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर क्या थी, उनकी फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज की कुछ ना कुछ हिस्ट्री जो है उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी। ओके, फिर हम आते हैं ईटियोलॉजी पे, मीन्स कॉजेज। सो ईटियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ साइको सोशल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से एंजाइटी चल रही हो, या फिर पेशेंट जो है डिप्रेशन के अंदर हो, सोमेटाइजेशन हो, या फिर उस पेशेंट को पैनिक अटैक्स आते हो। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके अंदर IBS की हिस्ट्री जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड होते हैं अबनॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मीन्स हमारी जो गैस्ट्रो GI ट्रैक्ट में जो मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका एबनॉर्मल हो जाना, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा विसरल हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है कि हमारी जो है हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है बॉडी के अंदर, बॉडी जो है या फिर हमारी GI ट्रैक्ट जो है वो पेन के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है पर्सन को। सो विसरल हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो देखने को मिलती है। दूसरा फोर्थ वाला पॉइंट जो है दैट इज पोस्ट इफेक्टिव चेंजेस। पोस्ट इफेक्टिव चेंजेस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो पर्सन कोई इन्फेक्शन वगैरह, लंबे समय से कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और इन्फेक्शन प्रॉब्लम सही होने के बाद में उसके अंदर IBS जैसी कंडीशन जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। सो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेन फीचर होता है IBS का, अगर ये नहीं है मतलब IBS नहीं है, दैट इज रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। पर्सन को बार बार एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है। यूजुअली एब्डोमिनल पेन जो है कॉलिके टाइप का और क्रैम्पिंग टाइप का होता है, क्रैम्प्स आते हैं, जैसे मरोड़े आते हैं पेट के अंदर। ठीक है, ये जो है ये लोअर एब्डोमिनल वाले पार्ट के अंदर पर्सन को फील होता है। डिफिकेशन, अगर पर्सन डिफिकेट करके आ जाएगा, फ्रेश होके आता है, तो उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ रिलीव देखने को मिलता है, सिम्टम्स में जो है थोड़ा आराम देखने को मिलता है उसको। ठीक है, उसके साथ में एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है जो कि थ्रू आउट द डे क्या होती है, वोर्स होती रहती है दिन के अंदर। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला जो क्लिनिकल फीचर है दैट इज अल्टर्ड बोवल हैबिट्स। मतलब पर्सन की जो बोवल हैबिट्स होंगी वो क्या करेंगी, वो कुछ ना कुछ अल्टर्ड हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर 2 टाइप्स हो सकते हैं, पर इसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टिपेटेड प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, या फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में पर्सन को कॉन्स्टिपेशन ही हो या उसको डायरिया ही हो। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और बहुत सारे पेशेंट्स में हम डायरिया भी देखने को मिलता है। तो हम ये एक चीज़ नहीं बोल सकते कि उसको ये ही होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो कॉन्स्टिपेटेड वाला है, और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो कि डायरिया वाला है। तो इसको हम IBS-C या फिर IBS-D के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेटेड प्रीडोमिनेंट IBS है, इसके अंदर क्या होता है कि पासेस इनफ्रीक्वेंट पैलेटी स्टूल इज हार्ड नैरोड कैलिबर। मतलब स्टूल जो है बहुत ही हार्ड होगा, और उसके कैलिबर के अंदर, मतलब कैलिबर आप समझ गए होंगे, कैलिबर के अंदर बहुत ही नैरो होता है स्टूल, बल्कि नहीं होता, और पैलेटी स्टूल होगा।
ठीक है। उसके साथ यूजुअली इन एसोसिएशन विद एब्डोमिनल पेन, ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं मैंने एकदम सेम टू सेम मैंने डेविडसन बुक से ही इनको यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। ये पेन जो होते हैं यूजुअली ये एब्डोमिनल पेन के साथ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, पर्सन कॉन्स्टिपेटेड भी है, उसके साथ उसको एब्डोमिनल पेन भी रह रहा है, और जब भी वो स्टूल पास कर रहा है तो बहुत ही नैरो कैलिबर का स्टूल है, मतलब पैलेट लाइक स्टूल है, ओके। दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, ये जो चीज़ें ये एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, कोज बाय प्रोलॉन्ग्ड कोलोनिक रिटेंशन एंड स्पाज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द डायरिया प्रिडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। डायरिया प्रिडोमिनेंट इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में क्या बोल रखा है कि इसके अंदर पर्सन को लो वॉल्यूम स्टूल आता है, मतलब पूरे दिन की अगर बात करते हैं तो लेस देन 200 ml स्टूल जो है वो पास करेगा। उसके साथ ये जो है डायरिया जो है डे टाइम के अंदर ही देखने को मिलता है, मतलब डायरिया दिन में ही होगा। नॉक्चुरल सिम्टम्स जो होता है रेयरली देखने को मिलते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको नॉक्चुरल सिम्टम देखने को मिले, अदरवाइज डे टाइम डायरिया जो है वो ही देखने को मिलता है। म्यूकस पासेज इज कॉमन बट रेक्टल ब्लीडिंग डज नॉट अकर, मतलब बोल रहा है कि जो आप स्टूल जो पर्सन पास करेगा उसके अंदर म्यूकस जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि पर्सन ने बहुत ज़्यादा म्यूकस पास किया है, बट ब्लीडिंग जो है वो कभी देखने को नहीं मिलती उसके अंदर, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, मतलब डिजेंट्री, अगर ब्लीडिंग होती तो वो डिजेंट्री भी अपन सोच सकते हैं कि डिजेंट्री हो सकता है, पर ब्लीडिंग नहीं है, मतलब वो डायरिया ही है, ठीक है। तो नॉर्मल डायरिया और साथ में म्यूकस पास हो रहा है। तो थर्ड क्लिनिकल फीचर इसका कुछ अलार्म फीचर्स होते हैं, अलार्मिंग साइंस होते हैं, जैसे कि देखा जाता है कि जो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ना उसमें कभी भी वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि देखो आपने देखा कि ऊपर कहीं पे भी अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा रखा कि जो है पर्सन ने वॉमिट आउट कर दिया, मतलब होता है वॉमिटिंग भी और नोजिया हो सकता है, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके, अदरवाइज पर्सन जो है उसको वॉमिटिंग इतनी फ्रिक्वेंट नहीं होती। तो अगर वॉमिटिंग इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है, मतलब आगे एब्जॉर्प्शन वगैरह भी इंटेस्टाइन में सब हो रहा है, बस उसकी जो पेन वगैरह ये चीज़ें साथ में अकम्पनीड है, अदरवाइज उसको कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी तो नहीं है, सो उसको वेट लॉस तो नहीं होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन सही से होगा। उसके साथ एनीमिया, अगर मतलब वेट लॉस हो रहा है, अगर उस पर्सन को एनीमिया हो रहा है, अगर ब्लीडिंग आ रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलनी चाहिए बट फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ हमने एक्सप्लेन किया था कि नॉक्चुरल सिम्टम्स नहीं होनी चाहिए बट फिर भी नॉक्चुरल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं। इन केसेस के अंदर ऑर्गेनिक डिजीज सजेस्ट की जाती है, मतलब पर्सन को ये हो सकता है कि हो सकता है इसको आईबीएस ना हो कि इसको कोई ऑर्गेनिक डिजीज कोई पैथोलॉजी जो है बॉडी के अंदर डेवलप कर रही है। उसके साथ डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है, या फिर नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो भी देखने को मिल सकती है। देन आते हैं हम डायग्नोसिस के ऊपर। सो डायग्नोसिस के अंदर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दे रखा है, दैट इज रोम फोर्थ क्राइटेरिया। इसके अंदर आपको मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आए, ठीक है, उसको बार बार एब्डोमिनल पेन हो रहा है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। ये पेन जो होता है ये मोर देन या फिर मतलब एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, फिर कम से कम एक दिन तो होना ही चाहिए वीक के अंदर, मतलब पर वीक एक दिन उसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन्स हैं, और ये चीज़ लास्ट 3 मंथ से उसकी बॉडी में देखने को मिल रही है, मतलब पिछले 3 महीने से हर हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर एक से ज़्यादा बार भी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन पर्सन को देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ दो या दो से ज़्यादा जो नीचे हम क्राइटेरियाज देंगे 3 क्राइटेरिया वो भी वो फॉलो करता है, चाहे वो 2 क्राइटेरिया फॉलो करे चाहे वो 3 क्राइटेरिया, तीनों ही फॉलो कर ले, बट वो 2 से ज़्यादा क्राइटेरियाज फॉलो करता होगा या 2 क्राइटेरिया फॉलो करता होगा। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि एक क्राइटेरिया है रिलेटेड टू डिफिकेशन, कि पर्सन को डिफिकेट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्राइटेरिया है चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, स्टूल की फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंजेस हैं। और थर्ड है चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, स्टूल के फॉर्म के अंदर मतलब स्टूल के अपीयरेंस के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर पर्सन इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसके साथ उसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है कम से कम हफ्ते में एक बार, और वो इस चीज़ को 3 महीने से फेस कर रहा है, देन वो इस क्राइटेरिया के अंदर आता है कि फिर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन इरिटेबल बोवल सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। सो यही हमारा रोम फोर्थ क्राइटेरिया है। सेकंड जो है डायग्नोसिस की अगर बात करूँ तो मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस ही देखने को मिलती है, कि जब हमारे पास पर्सन आएगा वो हमें कुछ ऐसे फीचर्स बताएगा, हम रोम फोर्थ क्राइटेरिया से उन्हें मैच करेंगे, देन हम ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म नहीं किया जाता, स्पेसिफिक टेस्ट जो इसके अंदर नहीं दिए गए हैं, ठीक है।
बट उसके अलावा भी अगर हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट मतलब नॉर्मल कुछ रूटीन चेकअप्स होते हैं, जैसे कि हम हमारा ब्लड काउंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह, डब्ल्यूबीसीज वगैरह, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सारा चेक कर सकते हैं कि बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन वगैरह की कंडीशन ऐसा कुछ तो नहीं है। हम सिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हैं, ये यूजुअली रूटीनली किए जाते हैं, ठीक है। बट जो बेरियम इनिमा है, ठीक है, और कोलोनोस्कोपी, ये जो है ऐसे मतलब जैसे ओल्डर पेशेंट्स के अंदर ऐसे केसेस में ही कर सकते हैं जब जहाँ पे हमें बोलना हो कि भाई इसको कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह या फिर और कोई बीमारी नहीं है, मतलब इन बीमारियों को ये कंफर्म करने के लिए उसको ये बीमारी नहीं है, तो ये ओल्ड पेशेंट्स के अंदर हम बेरियम इनिमा या फिर कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट वाले पार्ट पे। तो देखो मैनेजमेंट वाले पार्ट पे जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा जो हमें कंप्लेन अपने कुछ कंप्लेन बताता है कि मुझे बहुत लंबे समय से मुझे एब्डोमिनल पेन रह रहे हैं, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे रहते ही हैं, और ये कंडीशन मैं 3 महीने से फेस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरे स्टूल की फ्रिक्वेंसी या डिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे स्टूल के कलर में भी वो कुछ चेंजेस बताएगा अपने, और फिर हम वो पर्सन ये कंप्लेंट करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने डायग्नोस कर लिया कि इसको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम ही है, देन हम क्या करेंगे। तो देखो मैंने जैसे बोला कि इसकी कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं होती, ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी सिर्फ एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है कि फंक्शन के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, ठीक है, साइकोसोशल वगैरह हो सकता है। अगर कोई ऐसा केस साइकोसोशल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, साइकोसोशल फैक्टर का अगर कोई केस है, तो हम उसको बोलेंगे भाई आप स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए, या फिर जो भी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए बोलेंगे, ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीअश्योरेंस, हम उसे थोड़ी सांत्वना देंगे, हम उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो सिम्टम्स है हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है, आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो बोवल मोटिलिटी है जो वो थोड़ी अल्टर्ड हुई है, या फिर आपके सेंसेशंस वगैरह जो है उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है, बाकी आपको कोई बीमारी नहीं है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर तो पर्सन रीअश्योर होता है, तो उसके सिम्टम्स में भी उसको थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे सिम्टम भी थोड़े ठीक हो रहे हैं, अगर वो हम उसको रीअश्योर कर देते हैं। दूसरा हम उसको मील्स के लिए बोलेंगे कि आप रेगुलर मील्स लीजिए, ठीक है, स्किप मत कीजिए मील्स को, ज़्यादा जो ओवरलोड मत कीजिए स्टमक को, छोटी छोटी मील्स लीजिए, या फिर स्पाइसी फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, ये सब चीज़ें हम उसे रेगुलर मील्स के लिए बोल सकते हैं इसके अंदर। उसके साथ एक चीज़ आती है कि जो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसको हम कहते हैं कि आपकी फूड मैप डाइट जो है ना वो कम लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फूड मैप डाइट होती क्या है। तो फूड मैप डाइट जो होते हैं ये एक्चुअली शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक ग्रुप होता है। ये जनरली क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत कम ऑब्जॉर्ब्ड होती हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्ट में जाती हैं तो हमारे वहाँ पे जो गट के जो बैक्टीरियाज हैं वो उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं, और उस फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो गैस का प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली वो स्पाज्म वगैरह, वो सारे एब्डोमिनल पेन वगैरह, वो सब सिम्टम्स पेशेंट को फील होंगे। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि फूड मैप डाइट्स जो होती है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज़ें मत खाइए, ठीक है। अब ये जैसे मैंने रीअश्योर कर दिया, मैंने साइकोसोशल फैक्टर्स को एड्रेस कर लिया, मैंने उसकी फूड मैप डाइट्स को लो कर दिया, मैंने उसको रेगुलर मील्स के लिए बोल दिया, बट अब भी पेशेंट फिर मेरे पास वापस आके अगर वो बोले कि मुझे अभी भी आराम नहीं आया, मेरे सिम्टम्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, देन हम कुछ जो मेडिकल जो मैनेजमेंट जो है उस पे आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमने बोला डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है, या फिर पेन और ब्लॉटिंग के लिए अगर पेशेंट्स आए, तो सीधी बात है अगर पेशेंट मेरे पास आके कहेगा कि पेन एंड ब्लॉटिंग है, मेरे पेट में पेन फील हो रहा था, हम उसको एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स ही देंगे, जैसे मेबेवरीन है, पेपरमेंट ऑयल है, एल्वेरिन है, ये सब चीज़ें हम उसको देंगे, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट पेशेंट आता है कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेरे एब्डोमिनल पेन रहता है, उसके साथ साथ लो कैलिबर का स्टूल है, या फिर हम उसने ऐसे सिम्टम बोले कि जो हमारे आईबीएस वाले क्लिनिकल फीचर से मैच कर रहे थे,
तो हमें पता चलेगा दैट इज ये कॉन्स्टिपेटेड प्रीडोमिनेंट आईबीएस का पेशेंट है। तो हम उससे क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि भाई आप जो हाई डाइटरी फाइबर्स वाली फाइब्रस डाइट जो है वो उसको लेने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में भी अगर उसको आराम नहीं आता है तो हम जो है उसको स्पेगुला लैक्टुलोज जो है ये उन्हें उसे प्रीफर करेंगे। ये जो है जो थोड़ा लेग्जेटिव टाइप्स का भी एक्शन करती है और जो स्टूल है उसका कैलिबर को भी थोड़ा इंक्रीज करती है, मतलब स्टूल को थोड़ा बल्कि बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। थर्ड है डायरिया प्रीडोमिनेंट। अगर पेशेंट आके डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस की अगर कंप्लेंट हमें बताता है, देन अगर डायरिया है तो हम उसे बोलेंगे कि आप जो डाइटरी फाइबर्स जो एक्सेसिव डाइटरी फाइबर्स जो पर्सन ले रहा है, लेग्यूम्स जो ले रहा है उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि आप इतने डाइटरी फाइबर्स को मत लीजिए, उनको कम कीजिए। तो या तो पेशेंट को इसी से आराम आ जाएगा। अगर अगर इससे आराम पेशेंट को नहीं आता देन हम कहाँ जाएंगे, फिर एंटी डायरियल ड्रग्स पे जाएंगे, जैसे लोप्रेमाइड है, कोडिन फोस्फेट है, कोलिसिस्टर अमीन है। ये ड्रग्स जो हम उसको आगे प्रीफर करेंगे। बट अगर ये ड्रग्स देने के बाद भी पेशेंट्स वापस हमारे पास आता है और कहता है कि मुझे अब भी रिलीफ नहीं है, या फिर पेन एंड ब्लोटिंग वाले में पेशेंट वापस आके हमें कहता है कि मुझे अब भी रिलीफ नहीं है, देन हम उसे एनी ट्रिप्टेलाइन जो दोनों के अंदर एमीट्राइटिलीन, ठीक है, ये हम उनको देंगे। ये एज ए सेडेटिव काम करता है पर्सन के अंदर, उसके थोड़े सिम्टम्स जो उसको पेन वगैरह का जो सेंसेशन हो रहा है उसको थोड़ा कम करने का काम करेगा। ठीक है। अब अगर पेशेंट वापस हमारे पास आए और वो कहे कि मुझे अभी भी रिलीफ नहीं है मेरे सिम्टम्स के अंदर, देन हम उसको क्या कहेंगे कि अब झेलना तो पूरी जिंदगी पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी तो है नहीं जिसे हम सही कर दें। तो इसके अंदर हम उसको रिलैक्सेशन थेरेपीज बोलेंगे, कोई योगा वगैरह कोई कुछ कीजिए, या फिर बायो फीडबैक कुछ, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनकी हेल्प से पर्सन को थोड़ा रिलीफ फील होगा, या फिर हिप्नोथेरेपीज वगैरह जिसके अंदर जो डीप रिलैक्सेशन करवाया जाता है। तो ये कुछ थेरेपीज होती हैं जब उसको पेशेंट जो है उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये थेरेपीज कर सकते हैं। अदरवाइज जो एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स वगैरह, ये उसको जिंदगी भर अब फेस करने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी ये नहीं है। ठीक है। सो ये पूरा जो आईबीएस है ये मैंने पूरा डेविडसन बुक से ही लिया है। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन आप हैरिसन बुक को प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने डेविडसन बुक को पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू।